हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स टर्म 2 का सेट पेपर देखने वाले हैं। सेट पेपर 1 जिसमें आज सेक्शन बी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेक्शन ए पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा अगर देखे नहीं है तो। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है ए बी सी एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी सी डी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। तो सबसे पहले हम लोग एक विकर्ण बना लेते हैं समचतुर्भुज का। ए सी क्या हो जाएगा? विकर्ण। ए सी विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब हमें त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए सी ए डी सी हम देख सकते हैं ए डी सी में एस आर समांतर होगा ए सी और एस आर बराबर हाफ ए सी होगा। क्यों? मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा, जिसमें हम लोग पढ़े थे जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु एक रेखाखंड बनाती है और वो तीसरे भुजा के त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर होती है और तीसरे भुजा के आधा होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए सी समांतर होगी पी क्यू, या पी क्यू समांतर ए सी होगा और पी क्यू बराबर हाफ ए सी लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों को तुलना करें तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मानते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, एस आर समांतर हो जाएगा पी क्यू का। अब हम लोग विकर्ण, दूसरा विकर्ण लेते हैं, विकर्ण डी बी, ये क्या है? विकर्ण है। अब इसमें हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी। इस त्रिभुज में आप लोग को दिख रहा होगा कि एस पी समांतर है। एस पी समांतर किसका है? बी डी का। किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं आर क्यू समांतर किसका हो जाएगा? बी डी का। तो ये इन दो समीकरणों से हम ये कह सकते हैं एस पी समांतर होगा पी क्यू आर क्यू का। तो हम कह सकते हैं एस आर समांतर पी क्यू और एस पी समांतर है आर क्यू का। तो ये एक ऐसा त्रिभुज, ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हम लोग को पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। समचतुर्भुज के 90। अब हम लोग देखते हैं एक चतुर्भुज ओ एम पी एन चतुर्भुज है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि ओ एम समांतर है पी एन का। क्यों? क्योंकि एस पी समांतर है डी बी डी का। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ओ एन समांतर है पी एम का। क्यों? क्योंकि पी ए सी समांतर है पी क्यू का, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? ओ एम पी एन एक समांतर चतुर्भुज है।
तो हम लोग कह सकते हैं एंगल एन पी बी बराबर एंगल एन ओ एम बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं एक समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध हो चुका कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और एंगल P 90 डिग्री है। तो पी क्यू आर एस एक आयत है। यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। ठीक है, हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक शीर्ष लंब भी चाहिए होता है। तो शीर्ष लंब एक निर्माण कर लेते हैं और जिसको हम लोग नाम दे देते हैं E। तो ए ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। ये हम लोग खींचें और ये क्या कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्ष लंब जो होता है वो 90 डिग्री का निर्माण करता है। अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार यहाँ पे हो जाएगा BC BD गुना AE। हमें पता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधा गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो यहाँ पे शीर्ष लंब हम लोग का AE दिया है और त्रिभुज ABD में आधार है BD। ठीक है, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना DC गुना AE। क्यों? क्योंकि हमें पता है BD बराबर DC। क्यों? ये हमें प्रश्न में दिया था कि एक माध्यिका अगर माध्यिका है तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं। अगर हम लोग निकालते हैं अब क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार DC गुने शीर्ष लंब हो जाएगा AE। तो इसे इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग ये कह सकते हैं 1 और 2 से कि क्षेत्रफल ABD बराबर क्षेत्रफल ADE। यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं कि कहा गया है एक वृत्त के 2 बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो एक हम लोग मान लेते हैं वृत्त जिसकी केंद्र O है, बराबर जीवाएं AB बराबर CD ले लेते हैं। जैसे 2 जीवाएं हैं, पहले तो केंद्र O, अब इस पे 2 जीवाएं बराबर जीवाएं ले लेते हैं AB और CD। अब इसके द्वारा जो केंद्र पे
कोण बनेगा, ये बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। अब हम देख सकते हैं कि AB बराबर CD दिया हुआ है, जीवाएं बराबर होती हैं। फिर OA बराबर OD, OB बराबर OC, ये क्या है? वृत्त के त्रिज्या है, त्रिज्या। तो हम ये तीनों अगर देखते हैं, इस त्रिभुज के तीनों भुजा एक दूसरे से बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB बराबर है त्रिभुज COD से। किस नियम से? साइड 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 के नियम से। अगर ये बराबर है तो हम ये कह सकते हैं एंगल AOB बराबर एंगल COD, CPCT इसको बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है कि दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। तो ये दो दिया गया है वृत्त, जिसमें एक रेखा दोनों से पास करती है, जिसमें AB और CD हमें बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रचना करते हैं एक लंब का, जिसको नाम देते हैं OM परपेंडिकुलर टू AD। ये हम लोग कैसे किए? रचना किए। अब हम जब जानते हैं कि BM बराबर MC लिख सकते हैं, क्योंकि जीवा पर लंब जीवा को सम विभाजित करती है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बाहर वाले वृत्त के लिए जो ये लंब OM है, तो AM बराबर हम लिख सकते हैं MD। ये समीकरण 2। अगर समीकरण 2 को घटा दिया जाए 1 से, तो ये हो जाएगा AM माइनस BM बराबर MD माइनस MC। जब हम लोग इस रेखा से इसको घटाते हैं तो बचता है AB बराबर, और इससे इसको घटाते हैं तो फिर बचता है CD। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 12 में हम लोग देखते हैं कि कुछ हम लोग को आंकड़ा दिया गया है आरोही क्रम में। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, और माध्यिका दिया हुआ है बराबर दिया गया है 63। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कुल कितने जो प्रेक्षणों है कि प्रेक्षणों की संख्या कितना है। प्रेक्षणों की संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 10। ये है सम संख्या। सम संख्या।
जब सम संख्या रहता है तो हम लोग माध्यिका का सूत्र पढ़े हैं। माध्यिका बराबर होता है n/2 वें पद प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। तब हम लोग देखते हैं संख्या कितना दी है हम लोग को, प्रेक्षणों की संख्या है 10, मतलब n का मान है 10। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं n/2 हो जाएगा 10/2 वे पद प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2 हम ये लिख सकते हैं 5वें पद प्लस 6वें पद का मान बटे 2। अब माध्यिका हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ था, माध्यिका है 63। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो छठवां पद, पांचवा पद और छठवां पद का जो हम लोग जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो वो निकल जाएगा। तो देखते हैं 5वें नंबर में कौन सा पद है। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 5 और 6 में ये 2 आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 63 बराबर x प्लस 2/2। क्यों? x है पांचवा पद और x प्लस 2 है छठा पद। अब दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग भाग देते हैं। तो 63 बराबर 2x प्लस 2/2। अब 2 को अगर हम लोग ये इधर भागा में है, बराबर चिन्ह के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा गुना बराबर 2x प्लस 2। 126 बराबर 2x प्लस 2। तो x अगर 2 को इधर ले आते हैं तो ये घटेगा, 26 - 2 बराबर 2x बराबर 124 बराबर 2x। हम लिख सकते हैं 2x बराबर 124। तो x का मान हो जाएगा 124/2 बराबर 62। यही है आंसर। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है कि 5 थैला में कुछ बीज रखे गए हैं। एक थैला में 50-50 बीज रखे गए हैं अंकुरित, जिसमें से 40 होते हैं। दूसरे थैला में अंकुरित होते हैं 48 बीज। तीसरे थैला में 42 बीज अंकुरित होते हैं। चौथे थैले में 39 बीज अंकुरित होते हैं और 5वें थैला में 41 अंकुरित होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि ऐसे कितने थैले हैं जिनमें से 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो कुल थैलों की संख्या निकालते हैं पहले। कुल थैलों की संख्या कितनी दी हुई है? 5। ठीक है। कुल थैलों की संख्या जिसमें 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए, इसी को हम लिख लेते हैं E1। तो ये कितने ऐसे थैले हैं जिसमें 40 से अधिक बीज हुए हैं? ये 40 से, लेकिन 40 से अधिक नहीं, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं। 1 2 3 ऐसे थैले हैं जिनमें 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? Pe1 बराबर 3/5 बराबर 0.6। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 पूछा है कि कुल ऐसे कितने थैले हैं जिनमें 49 बीज अंकुरित हुए हैं, उसके प्रायिकता निकालें। तो हम लोग को पता है कि कुल थैलों की संख्या है 5 और कुल थैलों की संख्या जिसमें
49 बीज अंकुरित हुए हों, वो कैसे हैं, कितने हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ई बराबर 0, क्योंकि एक भी वैसा थैला नहीं है जिनमें 49 बीज अंकुरित हुए हैं। तो इसका प्रायिकता P(E2) बराबर हो जाएगा 0/5 बराबर 0। ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा में ये दिया कि कुल कितने ऐसे थैले हैं जिनमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो हम लोग इसका प्रायिकता निकालेंगे। कुल थैलों की संख्या जिसमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हों, उनकी थैलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 से अधिक। तो सब में देखते हैं कि 35 से अधिक सब है, तो ये 5 थैले हो जाएंगे। अब इसका प्रायिकता, इसको हम लोग मान लेते हैं E3। तो ये हो जाएगा हमारा, हम देखते हैं कि कुल ऐसे कितने थैले हैं जिनमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो कुल थैले जिनकी संख्या जिसमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हों, इसको मान लेते हैं E3। ऐसे कितने हैं जिसमें 35 से अधिक है? सब में देखते हैं कि 35 से अधिक है, 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या हो जाएगी 5। तो प्रायिकता जब इसका निकालते हैं PE3 बराबर 5/5 बराबर 1। यही आंसर। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि कुल परिवारों की संख्या दिया गया है। कुल परिवारों की संख्या 1500 दिया गया है। अब हम लोग को निकालने बोला है कि प्रायिकता निकालना है जिसमें वो कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 लड़कियां हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रायिकता निकालना है, तो जिसमें देखते हैं कि कुल कितने परिवार हैं जिनमें कम से कम 2 लड़कियां हों। लड़कियां हैं तो इसे मान लेते हैं E1। ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं? 175। ठीक है। अब इसका प्रायिकता निकालते हैं हम लोग। तो PE1 जब हम लोग निकालते हैं तो 475 बटे कुल परिवारों की संख्या 1500। जब इसको हम लोग 25 से भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 19/60। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि कुल कितने परिवारों की प्रायिकता निकाली जिनमें लड़कियां 1 हों। मतलब कुल परिवारों की संख्या 1500 दिया हुआ है। कुल कितने परिवार हैं? कुल परिवारों की संख्या जिनमें एक लड़की हो, वो E2 मान लेते हैं। वो कैसे, कितने परिवार हैं जिनमें कम से कम 1 लड़की है? 814। ठीक है। अब इसका प्रायिकता निकालेंगे। E2 बराबर ये हो जाएगा 814 बटे 1500 बराबर 407 बटे 750। ठीक है।
प्रश्न 3 में पूछा गया है कि कुल ऐसे परिवारों की प्रायिकता निकालिए जिनमें लड़कियां एक भी ना हो, मतलब लड़की 0। तो कुल परिवारों की संख्या जिनमें एक भी लड़की ना हो, तो कितने परिवार हैं इसको मान लेते हैं E3 मतलब कितने ऐसे परिवार हैं 211। तो प्रायिकता PE3 का जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग लिखेंगे 211/1500 और ये विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यही उत्तर हो जाएगा आंसर इसका। अब देखते हैं, यहाँ तक हमने सेक्शन बी कवर कर लिया है और इसके बाद सेक्शन सी का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अलग अलग सेक्शन करके करना है। इसके बाद सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे और समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आगे के वीडियो को भी देखें और जो न्यू है वो पीछे वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें।